ऑलराइट, आज हम करने वाले हैं अपना आईटीसी चैप्टर का रिवीजन। यस सर, चलिए आईटीसी चैप्टर का रिवीजन करते हैं। एवरीवन ओवर हियर। सर एक क्विक लिंकिंग दे दीजिए कि आईटीसी चैप्टर कहां आता है। क्विक लिंकिंग ले लीजिए। सर, व्हेन एवर गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड, या तो सप्लाई इंटरस्टेट होगा या सप्लाई इंट्रास्टेट होगा। सर इंटर हो या इंट्रा, जीएसटी विल बी लेवीड। यस सर, जीएसटी तो लेवी हो जाएगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया, इट हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। सर कलेक्शन कैसे करेगा? जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। एक बार जीएसटी कलेक्ट कर लिया, सर जीएसटी कैलकुलेट करेगा, बेसिकली सॉरी जीएसटी कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद क्या करेगा सर? टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रेज करेगा। सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा और गुड्स भेज देगा अदर पर्सन को विद द हेल्प ऑफ ए ई वे बिल। यस सर, इतना याद है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला अब आपका लायबिलिटी आ चुका है। लायबिलिटी कम्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई। एक बार लायबिलिटी आ गया, समझ लीजिए 1000 रुपीज का लायबिलिटी है, कैसे पे करोगे? तो गवर्नमेंट ने बोला आप यूज कर लीजिए अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहां लिंकिंग आता है कि सर हम यूज करेंगे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। एवरीवन ओवर हियर, इनपुट टैक्स क्रेडिट में 3 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 17 एंड सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 16 बोलता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन। चलिए बाबा क्विकली रिवीजन करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आप वर्ड्स देखोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट 3 वर्ड हैं। सर इनपुट मतलब आप देखोगे चैप्टर का जो टर्म दिया हुआ है इनपुट, वो मीन करता है जो भी आप इनवर्ड ले रहे हो अपने बिजनेस में। बेसिकली आप खरीदते हो इनपुट। इनपुट मींस गुड्स एक्सेप्ट कैपिटल गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस। सर इनपुट सर्विसेज क्या होता है? एनी सर्विसेज व्हिच यू हैव यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन योर बिजनेस। सर कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स मींस goods which are capitalized and sir used or intended to be used in your business। उसके बाद मैंने बोला इनपुट्स, जो भी इनपुट होते हैं, देखिए इनपुट जनरली मीन करता है गुड, लेकिन मैं बोल रहा हूं इनपुट, इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स, तीनों पे जो भी आपने टैक्स दिया है, टैक्स सर या तो आपने फॉरवर्ड चार्ज में दिया होगा या आपने रिवर्स चार्ज में दिया होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड सर उसको उस also includes IGST paid on imports but does not include composition tax। तो सर इनपुट का टैक्स को गवर्नमेंट आपको क्रेडिट देगी। सर कहां देगी गवर्नमेंट क्रेडिट? ई क्रेडिट लेजर में। याद रखिएगा टैक्स का मतलब होता है सिर्फ जीएसटी। यस सर, जीएसटी होता है, अदर टैक्सेस का क्रेडिट आपको अंडर जीएसटी नहीं मिलता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 16 आता है। सेक्शन नंबर 16 में है 4 पार्ट, 16(1), 16(2), 16(3) एंड 16(4). 16(1) बोलता है, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 बोलता है कौन एलिजिबल है। सर सेक्शन नंबर 16 का टर्म ही है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन। सेक्शन नंबर 16(1) बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल होता है। सर किसके लिए एलिजिबल होता है? ही इज एलिजिबल टू गेट द क्रेडिट ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ यूज्ड इन हिज बिजनेस। ओके सर, एंड कहां क्रेडिट मिलेगा? ई क्रेडिट लेजर में। उसके बाद हमने पढ़ा कि कंडीशन क्या होते हैं फॉर टेकिंग द क्रेडिट। कंडीशन में सर पहला कंडीशन है कि आपके पास होना चाहिए टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। सर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, यस बाबा मैंने आपको बोला टीआर कंडीशन याद रखिएगा, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नंबर 2 रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ होना चाहिए। टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट एंड रिटर्न फाइल्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन नंबर 39। सर सेक्शन नंबर 16(2) में यह 4 कंडीशन दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू विच आपको क्रेडिट मिलता है। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 ए बोलता है पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस इंक्लूडिंग रिवाइज टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड सच अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन रूल नंबर 36। रूल नंबर 36(1) बोलता है कि सर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए BIRDS, आपके पास बर्ड्स होने चाहिए। सर बी क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री। आई फॉर अगर सर आई क्या होता है एवरीवन बताइए मेरे को? आई होता है ISD इनवॉइस। आर फॉर रिवर्स चार्ज का केस में सेल्फ इनवॉइस होना चाहिए। डी फॉर सर डेबिट नोट एंड एस फॉर सप्लायर्स इनवॉइस। यस सर, अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स है तो आप क्रेडिट ले सकते हो। उसके बाद मैंने बोला कि रूल नंबर 36 सब रूल 2 बोलता है कि सर आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए? आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, टैक्स, जीएसटी नंबर ऑफ
बोथ सप्लायर एंड रिसिपिएंट, एंड बाबा प्लेस ऑफ सप्लाई भी होना चाहिए इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद मैंने बोला सर अगर आपने कोई टैक्स दिया है इन परसुएंस ऑफ डिमांड ऑर्डर विच इज कंफर्म्ड on the basis of basically on account of fraud, willful misstatement and suppression of fact, तो सर उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट सर रूल नंबर 36 सब रूल 4 बोलता है आपको कितना आईटीसी मिलेगा, जो भी आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपलोड किया और वो आपके जीएसटीआर 2A में आ रहा है उसका 100% क्रेडिट ले लीजिए, और जो आपके जीएसटीआर 2A में आ रहा है सर उसका उस अमाउंट का 5% और आप ले सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू इनवॉइसेस विच आर नॉट अपलोडेड। तो सर आईटीसी अवेल होता है 100% ऑफ द फर्निश्ड इनवॉइस एंड मैक्सिमम 5% ऑफ द फर्निश्ड इनवॉइस विथ रेस्पेक्ट टू इनवॉइस नॉट फर्निश्ड। यस सर, पॉइंट क्लियर है। ये पहले ध्यान रखिएगा, ये पहले 10% हुआ करता था, अब नवंबर 21 का अमेंडमेंट है कि इसको कर दिया है 5%। यस सर, पॉइंट क्लियर है। रिसीव्ड ऑफ सेकंड कंडीशन है नंबर 1 आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नंबर 2 सर रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज ऑन बोथ, आपने गुड सर्विस बोथ रिसीव किया होना चाहिए। यहां याद रखिएगा डीम्ड रिसीव का कॉन्सेप्ट भी चलेगा। सर उसने मेरे को बिल किया, शिप कर दिया फ्रंट पार्टी को, जैसे फ्रंट पार्टी को मिल गया वैसे मैं क्रेडिट ले सकता हूं। यस सर, डीम्ड रिसीव का कॉन्सेप्ट भी चलेगा। टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, जिससे मैंने खरीदा है उसने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया होना चाहिए आइदर थ्रू कैश और यूटिलाइजिंग हिज क्रेडिट। सर मेरे को अगर क्रेडिट चाहिए तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 39। यहां प्रोवाइजोस टू सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 बोलते हैं। नंबर 1 प्रोवाइजो, अगर गुड्स मिले हैं लॉट में आईटीसी ऑन द रिसीट ऑफ लास्ट लॉट, याद रखिएगा पेमेंट कर दीजिएगा अपने सप्लायर को विद इन 180 डेज। सर फ्रॉम द इनवॉइस विद इन 180 डेज अगर पेमेंट नहीं किया, जो आपने क्रेडिट लिया था वो आफ्टर 180 डेज आपको रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। यस सर, याद है हमें। उसके बाद मैंने बोला है कुछ कुछ केसेस में रिवर्सल नहीं होता है, मतलब आपने अगर पेमेंट नहीं किया है बेसिकली इन केसेस में सर रिवर्सल नहीं होगा। कौन सा केसेस? सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन बेसिकली शेड्यूल 1 वाले सप्लाईज एंड ऑन दैट पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई व्हिच द रिसिपिएंट हैज met which is met by the recipient। सर थर्ड बोलता है यहाँ पे कि जो ये आपने क्रेडिट रिवर्स कर दिया है आफ्टर 180 डेज, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो रीगेन करने का कोई टाइम लिमिट है क्या? नहीं बाबा, कभी भी रीगेन कर सकते हो, जब पेमेंट करो तब क्रेडिट ले लेना। सेक्शन नंबर 16(3) बोलता है अगर टैक्स कंपोनेंट का आईटीसी लिया है तो सर डेप्रिसिएशन मत लेना टैक्स कंपोनेंट पे, अगर डेप्रिसिएशन लिया है टैक्स कंपोनेंट का तो आईटीसी, तो सर अगर आईटीसी लिया है तो डेप्रिसिएशन मत लेना, अगर डेप्रिसिएशन लिया है तो आईटीसी मत लेना। यस सर, वाइसे वर्सा। सेक्शन नंबर 16(4) में अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा। सर व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू गो अहेड एंड क्लेम क्रेडिट विथ रेस्पेक्ट टू एन इनवॉइस? सर विथ रेस्पेक्ट टू एन इनवॉइस एंड डेबिट नोट वो होता है सर 20th अक्टूबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। पहले विथ रेस्पेक्ट टू एन इनवॉइस एंड डेबिट नोट विच इज रिलेटिंग टू दैट इनवॉइस बोला जाता था, लेकिन अब इन दोनों को सेपरेट कर दिया है। इनवॉइस जब मिला है 20th अक्टूबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, डेबिट नोट जिस साल में मिला है उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट ईयर का 20th अक्टूबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। पहले ये दोनों लिंक थे, आजकल ये लिंक हटा दिया गया है। उसके बाद एक सर्कुलर है, सर्कुलर क्या बोलता है? व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन? सर रेस्ट्रिक्शन रिलेटिंग जो था रेस्ट्रिक्शन अंडर रूल नंबर 36 सब रूल 4, उसके रिलेटेड लोगों ने क्वेश्चन पूछा। गवर्नमेंट ने बोला नंबर 1 सर रेस्ट्रिक्शन कौन से इनवॉइस और डेबिट नोट में एप्लीकेबल है? गवर्नमेंट ने बोला इनवॉइसेस और डेबिट नोट जो सप्लायर अपलोड करेगा अपने जीएसटीआर 1 में और आपको उसका क्रेडिट अपने जीएसटीआर 2A में आता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसी पे ये कंडीशन एप्लीकेबल है कि 100 + 5% आप ले सकते हो। सर जो ये आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट्स होता है, सेल्फ इनवॉइस होता है, आईएसडी क्रेडिट होता है, उसका क्रेडिट आप फुल ले सकते हो, उस पे कोई रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट सर सेकेंड क्लैरिफिकेशन बोलता है रेस्ट्रिक्शन इज कैलकुलेटेड ऑन ओवरऑल बेसिस, सप्लायर वाइज नहीं देखते हैं, ओवरऑल बेसिस पे देखते हैं। राइट सर। थर्ड क्लैरिफिकेशन बोलता है जो आपको क्रेडिट अभी डिनाई किया गया है वो बाद में मिल जाएगा जब सप्लायर अपना इनवॉइस अपलोड करेगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 17 में। सेक्शन नंबर 16 4 पार्ट हो गया है। यस सर, सेक्शन नंबर 17 में आते हैं। 17 बोलता है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड
ब्लॉक क्रेडिट। सर अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, अगर आपने कुछ यूज किया है बिजनेस पर्पस एंड नॉन बिजनेस पर्पस तो आईटीसी आपको उतना ही मिलेगा जितना रिलेटिंग टू बिजनेस पर्पस है। सर अगर मैंने कुछ यूज किया है फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई तो आईटीसी आपको उतना ही मिलेगा जितना रिलेटिंग टू टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई है। सर कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट ने बोला 17(6) में हम मैनर प्रेस्क्राइब करेंगे और मैनर प्रेस्क्राइब किया रूल नंबर 42 एंड 43 में। यस सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद देख लीजिए रूल नंबर 42 एंड 43। रूल नंबर 42 इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के बारे में बोलता है। रूल नंबर 43 सर किसके बारे में बोलता है? रूल नंबर 43 बोलता है कैपिटल गुड्स का अपोर्शनमेंट के बारे में। यस सर, यहां ये बोला है कि पहले आएगा टी, टोटल क्रेडिट को हम बोलते हैं टी से माइनस कीजिएगा जो एक्सक्लूसिवली पर्सनल पर्पस है T1। सर उसके बाद जो भी एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है T2 उसको माइनस कीजिएगा, ब्लॉक क्रेडिट को माइनस कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा क्रेडिट जो होता है C1। सर एक बार C1 आ गया उसका क्रेडिट आप ले लीजिए, C1 से माइनस कीजिए T4 जो रिलेटिंग टू टैक्सेबल सप्लाई होता है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास C2 जो होता है खिचड़ी। सर खिचड़ी होता है C2 कॉमन क्रेडिट। एक बार खिचड़ी आ गया उससे दाल नंबर 1 एंड दाल नंबर 2 को हटा दीजिएगा, बेसिकली D1 एंड D2 को हटा दीजिएगा। D1 होता है C2 मल्टीप्लाइड बाई E बाई F एंड सर D2 होता है 5% ऑफ C2। यस सर, एक काम कीजिएगा ये जो C1 है इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिएगा और D1 एंड D2 को अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है सर, कर देंगे। याद रखिएगा ये जो कॉमन क्रेडिट होता है इससे अगर D1 एंड D2 माइनस होता है तो उसको हम बोलते हैं C3। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हमने बोला कि सर जो आपने D1 एंड D2 कैलकुलेट किया है हर महीना उसका टोटल लीजिए, ईयर एंड पे भी एक D1 D2 निकालिए जो हर महीना कैलकुलेट किया है। इफ दैट इज ग्रेटर देन व्हाट हैज कम आउट फाइनली तो आप एक काम कीजिए सर, समझ लीजिए जो प्रोविजनली कैलकुलेट किया वो 6 लाख था, फाइनली आया 5 लाख, तो 1 लाख रुपए का क्रेडिट सर प्रोविजनली मैंने कैलकुलेट किया है समझ लीजिए 4 लाख और सर जो फाइनली आया वो है 5 लाख, तो एक्स्ट्रा आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दीजिए और उस पे लगेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। सर फ्रॉम व्हेन? फ्रॉम अप्रैल टिल द डेट ऑफ पेमेंट। याद रखिएगा 20 अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक पेमेंट कर देना। यस सर, आप पेमेंट अपने रिटर्न के थ्रू भी कर सकते हो या यूज कर सकते हो GST DRC 03। सर समझ लीजिए फाइनल अमाउंट आया 5 लाख, मैंने प्रोविजनली 6 लाख रिवर्स कर दिया था तो 1 लाख का क्रेडिट ई क्रेडिट लेजर में ले लीजिएगा। ठीक है सर। उसके बाद मैंने बोला रूल नंबर 43। रूल नंबर 43 बोलता है सर अगर कुछ खरीदा है नॉन बिजनेस पर्पस और एग्जाम सप्लाई के लिए तो क्रेडिट मत लीजिएगा, GST 3B में बोलिएगा और उसका क्रेडिट आपको ई क्रेडिट लेजर में नहीं मिलेगा। सर अगर आपने कुछ टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग नॉन एग्जाम मतलब बेसिकली जो टैक्सेबल होते हैं जो टैक्स्ड होते हैं सर इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई अगर किया है तो सर उसका क्रेडिट आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन सर अगर मैंने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा है जिसको मैं कॉमनली यूज करने वाला हूं तो उसको लिखिए ए। सर समझ लीजिए पहले एक कैपिटल गुड्स था जो मैं एग्जाम सप्लाई के लिए कर रहा था तो सर यूज कर रहे थे एग्जाम सप्लाई, अब कॉमन यूज में डाल दिया है तो उसको भी डिनोट करेंगे एज ए। सर पहले एक कैपिटल एसेट था जो मैं टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहा था, अब मैं कॉमन यूज करूंगा उसको भी बोलेंगे ए। सर पहले अगर एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे थे और अब यूज करने वाले हो टू मेक टैक्सेबल एंड एग्जाम बोथ तो सर उसके लिए TIE कैलकुलेट कीजिएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। जो भी ये ए वगैरह कैलकुलेट किया है उसको हम बोलते हैं TC। सर TC को डिवाइड कीजिएगा 60 से तो मिलेगा मंथली पोर्शन TM। सर TM को मल्टीप्लाई कीजिएगा E बाई F से तो आ जाएगा टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई, इसको अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में डाल दीजिएगा। यस सर, रूल नंबर 42 एंड 43 क्लियर है। उसके बाद मैंने बोला सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 3 बोलता है एग्जाम सप्लाई क्या होता है। देखिए बाबा यूं तो एग्जाम सप्लाई होता है नील रेटेड होली एग्जाम एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन अपोर्शनमेंट के लिए बोला गया है कि एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन को वाइड कर देंगे, सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज को भी इंक्लूड कीजिएगा, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज को इंक्लूड कीजिएगा लेकिन ओनली 1% ऑफ सेल वैल्यू। सर अगर सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग है उसके स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को भी इंक्लूड कीजिएगा इन योर एग्जाम सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ अपोर्शनमेंट। याद रखिएगा एग्जाम सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ अपोर्शनमेंट आपको इंटरेस्ट
एंड डिस्काउंट इनकम जनरली तो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ अपॉर्चनमेंट आपको उसको एग्जाम्प्ट सप्लाई नहीं मानना है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर एग्जाम्प्ट सप्लाई में और एक चीज इंक्लूड नहीं करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। यू तो ये एग्जाम्प्ट है, लेकिन अपॉर्चनमेंट के टाइम आपको इसको एग्जाम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना है। यस सर, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 1 हो गया बिजनेस नॉन बिजनेस, सेक्शन नंबर 17 2 हो गया टैक्सेबल एंड एग्जाम, 17 3 हो गया सर एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 17 4 बोलता है कि सर अगर कोई एनबीएफ है, एनबीएफ सर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बैंकिंग कंपनी एंड सर एनबीएफसी बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली लोन्स वगैरह देती है, तो उनको बोला है या तो बेटा आप अपॉर्चनमेंट कर लो, या अगर अपॉर्चनमेंट नहीं कर सकते हो तो एक काम करना, जो भी आप खरीदो सर, जो भी इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स ले रहे हो उसका 50% क्रेडिट ले लेना, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन से ले रहे हो तो उसका 100% क्रेडिट ले लेना, अगर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लिया है तो आईटीसी मत लेना, अगर ब्लॉक क्रेडिट है तो आईटीसी मत लेना। ठीक है सर, उसके बाद बोला है उसको आप डिक्लेयर कीजिएगा, बेसिकली आप किस में डिक्लेयर करोगे, जीएसटीआर 2 तो है नहीं, तो सर आप बेसिकली अपने मंथली रिटर्न में डिक्लेयर कीजिएगा और उतना क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा। तो सर 50% क्रेडिट मिलेगा बेसिकली, बाकी 50% नहीं मिलेगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने बोला नॉन बिजनेस पर्पस का मत लेना, अगर ब्लॉक क्रेडिट है तो मत लेना। याद रखिएगा एक बार जो ऑप्शन आपने एक्सरसाइज किया इसमें और इसमें दोनों में से जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज किया है सर इट कैन नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है सर, नेक्स्ट 50% रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होता है जब आप ले रहे हो सर्विसेज फ्रॉम योर, सर जब आप सप्लाईज ले रहे हो फ्रॉम योर डिस्टिंक्ट पर्सन। यहां हमारा सेक्शन नंबर 17 1 2 3 4 खत्म होता है। सेक्शन नंबर 17 5 होता है ब्लॉक क्रेडिट। सर किसका किसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है? मैंने यहां बोला है कि सर अगर मोटर व्हीकल लिया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, सर अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो उसका क्रेडिट ब्लॉक रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको यूज किया है फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई विच इज एफटीटी, फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड ट्रेनिंग, दैट इज ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए, तो सर उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। वेसल एंड एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ब्लॉक किया गया है, लेकिन आपने उसको अगर यूज किया फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड ट्रेनिंग, बेसिकली नेविगेटिंग वेसल एंड फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए, तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। वेसल एंड एयरक्राफ्ट को अगर आप यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए तो भी उसका क्रेडिट मिल जाएगा। याद रखिएगा अगर आपको मेन व्हीकल पे क्रेडिट मिल गया है तो सर उसका जब सर्विसिंग इंश्योरेंस सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराओगे तो भी क्रेडिट मिल जाएगा। मेन व्हीकल पे अगर क्रेडिट ब्लॉक था तो सर यहां भी क्रेडिट ब्लॉक रहेगा। इन्होंने बोला सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है, लेकिन अगर आप इसको यूज कर रहे हो फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनिंग वगैरह के लिए या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वगैरह के लिए तो सर क्रेडिट मिल जाएगा। मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस वेयर रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट, तो भी इन तीनों का क्रेडिट मिल जाएगा। सर अगर मैं हूं जनरल इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करता हूं, सर अगर मैं जनरल इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो भी अगर जनरल इंश्योरेंस का सर्विस लिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस लिया है या सर सर्विसिंग लिया है बेसिकली रिलेटिंग टू दोज गुड्स व्हिच आई हैव दोज मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट व्हिच आई हैव गॉन एड एंड इंश्योर्ड, तो मेरे को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद बोला है फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग रेंटिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट, लाइफ इंश्योरेंस का क्रेडिट जनरली ब्लॉक्ड है। लेकिन अगर आप सर सेम कैटेगरी सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हो तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर ये सारे यूज हुए हैं इन प्रोवाइडिंग इट इज प्रोवाइडेड एज एन एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, तो क्रेडिट मिल जाएगा। याद रखिएगा आउटडोर केटरिंग में जनरली क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है सर, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे ये सारे आइटम पे क्रेडिट मिलता है। उसके बाद एक सर्कुलर है जिसके लिए मैं बोल रहा हूं सर, अगर एक ऑफिस है या कोई भी कैंटीन है ऑफिस की, वो क्या करते हैं नॉमिनल चार्जेस के लिए केटरिंग सर्विसेज दे रही हैं तो वो टैक्सेबल होगा बिकॉज इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। आईटीसी जो भी आप सिलेंडर वगैरह खरीदोगे उस पे आपको मिल जाएगा। ये एक सर्कुलर मैंने पढ़ा दिया। क्लब मेंबरशिप पे आईटीसी ब्लॉक्ड है। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का क्रेडिट, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का सर्विसेज पे भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है। ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन ध्यान रखिएगा उसका भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है। लेकिन सर अगर मैंने ये और ये सर्विसेज सर टू फुलफिल माय ऑब्लिगेशन अंडर द लॉ ली है तो सर इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। देखिए ये तीनों सर्विसेज अगर ऑब्लिगेटरी अंडर द लॉ था और आपने लिया है तो
एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, बिकॉज एम्प्लॉयर हैड टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन अंडर द लॉ, तो क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद मैंने बोला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिया है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए लिया है तो क्रेडिट मिलेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, सर सब कॉन्ट्रैक्टिंग के केस में आईटीसी मिल जाएगा। मैंने बोला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराऊंगा, मैं करूंगा अपना ओन कंस्ट्रक्शन कर लो तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्रेडिट मिल जाएगा। यस सर। उसके बाद मैंने यहां बताया कि सर प्लांट एंड मशीनरी के लिए बोल रहे हो क्रेडिट मिल जाएगा। ये प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? गवर्नमेंट ने बोला प्लांट एंड मशीनरी मींस apparatus इक्विपमेंट और machinery which is fixed to the by a foundation or structural support which is used to make, and machinery को आप क्या करते हो? It is used to make outward supply of goods services and both। तो गवर्नमेंट ने बोला है जो ये अपार्टस इक्विपमेंट एंड मशीनरी है उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा, और उसका फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए जो भी खर्चा हुआ है उस पे जो जीएसटी चार्ज है उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। याद रखिएगा प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट इंक्लूड लैंड एंड बिल्डिंग एंड सिविल स्ट्रक्चर एंड सर टेलीकम्युनिकेशन टावर, यस, एंड पाइपलाइन विच आर लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है और उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद ध्यान रखिएगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के बारे में जब मैंने बोला है, अगर ये सारे आइटम जो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है अगर आपने कैपिटलाइज किया है तो ही क्रेडिट नहीं मिलता है। अगर आपने समझ लीजिए अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया और उसको पीएनएल में डाल दिया है तो बाबा उसका क्रेडिट मिल जाता है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन, सर उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। सर एनआरटीपी अगर कोई गुड सर्विसेज और बोथ डोमेस्टिकली ले रहा है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर वो गुड्स इंपोर्ट किया है उस पर कोई ड्यूटी दिया है, कोई जीएसटी दिया है तो उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा। अगर मैंने गुड सर्विसेज एंड बोथ पर्सनल पर्पस के लिए लिए हैं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड्स लॉस्ट आईटीसी लॉस, गुड्स स्टोलन आईटीसी स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉयड आईटीसी डिस्ट्रॉयड। सर टैक्स पेड इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन अंडर सेक्शन नंबर 74, 129 एंड 130, बेसिकली आपने कोई इवेजन किया, पकड़े गए, डिटेंशन एंड कॉन्फिस्केशन हुआ, उस टाइम पे अगर कोई टैक्स दिया है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इसको मैं बोलता हूं थीफ केसेस, इसको मैं बोलता हूं टोटल थीफ। चोरी कर रहे थे, पकड़े गए तो उसको बोला जाता है टोटल थीफ। यस सर, पॉइंट क्लियर है। यहाँ एक छोटा सा ड्राइंग बनाया है मैंने ताकि आपको याद रहे। सर इस पर्सन को चाहिए हेल्थ सर्विसेज, इस पर्सन को चाहिए कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, इस पर्सन को चाहिए ब्यूटी ट्रीटमेंट, तीनों का क्रेडिट ब्लॉक है। ये क्या किया, ये लिया एक मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट और चला गया जिम, जिम की सर्विसेज पे भी क्रेडिट ब्लॉक है। क्लब चला गया तो भी क्रेडिट ब्लॉक है। अब बन गया एक बॉडी बिल्डर बनने के बाद करने लगा कॉर्नफ्लेक्स। C for composition tax, O for outdoor catering, N for NRTP, F for food and beverages, LI for life insurance and health insurance, C for construction, own construction या बाबा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करा रहे हो, एंड T for travel benefit, T for thief। सर ये होते हैं थीफ केसेस, ये होते हैं टोटल थीफ केसेस। यस सर, पॉइंट क्लियर है। TQ मतलब ट्रैवल बेनिफिट, T for thief एंड T for टोटल थीफ। चलिए सेक्शन नंबर 18 में आ जाइए। सेक्शन नंबर 18 डील करता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सर सेक्शन नंबर 18(1) बोलता है अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन लिया है, सर नया रजिस्ट्रेशन लिया है और 30 डेज में अप्लाई कर दिया और रजिस्ट्रेशन मिला, रजिस्ट्रेशन यहां से इफेक्टिव होगा तो इसके एक दिन पहले जो भी आपका इनपुट इन योर स्टॉक, input held in your stock, semi-finished goods and finished goods था held on the day immediately preceding the date of becoming liable, उसका क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा। ITC 01 फाइल करना है और क्रेडिट मिल जाएगा। सर अगर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया है तो द डे ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उससे आप उस दिन से आप जीएसटी चार्ज करोगे तो उसके एक दिन पहले डेट ऑफ ग्रांट से एक दिन पहले जो भी आपका स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का क्रेडिट था वो आपको मिल जाएगा। अब सर मैं एक कॉम्पोजिशन पर्सन था, मैं टैक्सेबल पर्सन, नॉर्मल पर्सन बन गया, तो सर द डे यू स्टार्ट पेइंग नॉर्मल टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 9, सर उस दिन के एक दिन पहले जो भी आपका इनपुट इन योर स्टॉक, इनपुट इन योर सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन योर फिनिश गुड्स था उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। यस सर, यहां पे ध्यान रखिएगा रूल नंबर 40 बोलता है कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भी मिल जाएगा। जिस दिन खरीदा डेट ऑफ इनवॉइस से 5% रिड्यूस करते हुए पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ का 5% रिड्यूस कीजिएगा और क्रेडिट कैपिटल गुड्स का ले लीजिएगा। एग्जम्प्टेड गुड्स अगर टैक्सेबल गुड्स हो गए, सर मेरे गुड्स थे एग्जम्प्टेड, अब मेरे गुड्स हो गए हैं टैक्सेबल गुड्स, तो इन्होंने बोला है डेट फ्रॉम विच he becomes liable to pay tax, मतलब मेरे गुड्स एग्जम्प्टेड थे, मैं रजिस्टर्ड था लेकिन मेरे गुड्स एग्जम्प्टेड थे तो एग्जम्प्टेड गुड्स का तो मैंने क्रेडिट नहीं लिया था। जो भी इनपुट इन योर स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स था उसका क्रेडिट मैंने नहीं लिया था। अब मेरे गुड्स हो गए टैक्सेबल। एक दिन पहले जो भी आपका इनपुट इन योर स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स
था उसका आप क्रेडिट ले लीजिए, इनवॉइस देखिए और क्रेडिट ले लीजिए। कैपिटल गुड्स जिस दिन परचेज किया था, बेसिकली डेट ऑफ इनवॉइस से 5% रिडक्शन करते हुए आज के डेट पे उसका क्रेडिट ले लीजिएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा, अगर नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो और आपने अप्लाई नहीं किया है 30 डेज में, तो क्रेडिट ऑफ द इनपुट इन योर स्टॉक, इनपुट इन योर सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 18(2) बोलता है नो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ फॉर इनवॉइसेज ओल्डर देन 1 ईयर। सर याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 18 एप्लीकेबल होता है सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। सेक्शन नंबर 18 एप्लीकेबल होता है सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। और जब यहां पे गुड्स बोला है, गुड्स कैन मीन इनपुट आल्सो, गुड्स कैन मीन कैपिटल गुड्स आल्सो। यहां आया रूल नंबर 40। रूल नंबर 40 बोलता है मैनर ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कैपिटल गुड्स का डेट ऑफ इनवॉइस से 5% रिडक्शन करके लीजिएगा। आपको आईटीसी 01 फाइल करना है विद इन 30 डेज प्लस एक्सटेंशन अगर ग्रांट हुआ है। सर याद रखिएगा, जो आप आईटीसी 01 फाइल कर रहे हो उसमें इनपुट इन योर स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स हेल्ड ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग आपको बताना है। और अगर आप क्लेम कर रहे हो मोर देन 2 लाख तो सीए और सीए सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। याद रखिएगा 18C एंड डी में जब भी आप क्रेडिट क्लेम करते हो आईटीसी 01 में, तो सर गवर्नमेंट सप्लायर के जीएसटीआर 1 ये जीएसटीआर 4 से वेरीफाई करती है कि एक्चुअली जब आपने परचेज किया था तो टैक्स दिया था, क्योंकि आप थे ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन। सेक्शन नंबर 18(3) बोलता है इन केस ऑफ कंस्टिट्यूशन चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन आईटीसी विल बी ट्रांसफर्ड। सर एक पर्सन ने बिजनेस सेल कर दिया, अमालगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया। यहां बोला है सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, लीज, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग डेथ। गवर्नमेंट ने बोला है इस पर्सन से इस पर्सन को आईटीसी ट्रांसफर किया जा सकता है जो भी इस पर्सन के ई क्रेडिट लेजर में था। क्या होगा सर? रूल नंबर 41 अप्लाई होगा। गवर्नमेंट ने बोला है आप कीजिए आईटीसी 02 फाइल और सर फ्रंट पार्टी जिसको ट्रांसफर कर रहे हो वो एक्सेप्ट करेगा और सर क्रेडिट उसको ट्रांसफर हो जाएगा। सर अगर डीमर्जर हो रहा है तो क्रेडिट का अपोर्शनमेंट कैसे करना है? जितना डीमर्ज यूनिट को आपने एसेट ट्रांसफर किया है उतना क्रेडिट भी ट्रांसफर कर दीजिए। यस सर, इन द रेशियो ऑफ द एसेट्स ऑफ द न्यू यूनिट। उसके बाद मैंने बोला है यहां कोई टाइम लिमिट नहीं है आईटीसी 02 फाइल करने का, लेकिन सीए सर्टिफिकेट मैंडेटरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। रूल नंबर 41A बोलता है पहले आप थे 2 यूनिट थे अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन, अब दोनों यूनिट सेपरेट हो गया है, तो ये आप जो विद इन द सेम स्टेट दोनों यूनिट सेपरेट हो गए हो तो इस यूनिट से इस यूनिट में क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो, डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो बाय यूजिंग आईटीसी 02A विद इन 30 डेज आपको फाइल करना है। यहां पे एक सर्कुलर था जो मैंने बोला था डीमर्जर के केस में गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया है जो बोलता है आईटीसी अपॉर्चमेंट इन केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन अगर हो रहा है तो आईटीसी अपॉर्चमेंट कैसे करना है? आईटीसी अपॉर्चमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द न्यू यूनिट टू बी टेकन एट। सर जो मैं अपॉर्शन कर रहा हूं सर क्या मेरे को स्टेट लेवल वाइज करना है, या सर जो ये रेशियो देखते हैं ये स्टेट लेवल वाइज रेशियो देखते हैं, या सर ऑल इंडिया लेवल देखते हैं? गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पे टू बी टेकन एट स्टेट लेवल, दैट इज डिस्टिंक्ट पर्सन लेवल एंड नॉट ऑन ऑल इंडिया बेसिस। यस सर, ट्रांसफरर क्या करेगा? आईटीसी 02 क्या हर स्टेट में फाइल करेगा? नहीं सर, जिस स्टेट में ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी दोनों रजिस्टर्ड है उस स्टेट में आईटीसी 02 फाइल करेगा। उसके बाद इन्होंने बोला है फॉर्मूला फॉर आईटीसी अपॉर्चमेंट एप्लीकेबल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। डीमर्जर वर्ड यूज हुआ है लेकिन आप रेशियो जो है ये जो फॉर्मूला है ये लगा सकते हो हर फॉर्म ऑफ बिजनेस और रीऑर्गेनाइजेशन में जहां एक बिजनेस का एक पार्ट तोड़ के अलग कर दिया गया है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अपॉर्चमेंट शैल बी अप्लाइड टू टोटल एंड यूटिलाइज क्रेडिट या हेडवाइज। बोला है टोटल पे आपको अपॉर्चमेंट फॉर्मूला लगाना है। सर अब मैं ट्रांसफर करूंगा सीजीएसटी एचजीएसटी किससे, जिससे मर्जी हो उससे ट्रांसफर कर देना। टोटल अमाउंट ट्रांसफर करना है, किसी हेड से भी कर देना, चाहे सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी यूटीजीएसटी कोई भी हेड हो। उसके बाद इन्होंने बोला है जब आप ट्रांसफर करते हो तो आप कैसे ट्रांसफर करते हो? ट्रांसफर इज इक्वल टू सर आईटीसी बैलेंस इनटू रेशियो ऑफ एसेट लिखते हो। सर ये जो आईटीसी बैलेंस है किस दिन का देखना है? जिस दिन आप फाइल करने वाले हो आईटीसी 02 उस दिन का बैलेंस ले लेना। उस पे रेशियो ऑफ द एसेट, किस दिन का रेशियो ऑफ एसेट लेना है सर? जिस दिन होता है अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर। यस सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 18(4) बोलता है देखिए जब आपने कॉम्पोजिशन से रेगुलर टैक्स पेयर बने तो गवर्नमेंट ने आपको क्रेडिट दिया। सर अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर से कॉम्पोजिशन बनोगे तो रिवर्सल होगा, ये बोला गया है। सर अगर एग्जाम सप्लाई बना टैक्सेबल सप्लाई तो गवर्नमेंट ने आपको क्रेडिट दिया। अगर टैक्सेबल सप्लाई से आपकी एग्जाम सप्लाई हो गई है तो गवर्नमेंट बोलता है क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। ये बोला है सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 4 ने। पेमेंट ऑफ आईटीसी ऑन स्विचिंग टू कॉम्पोजिशन एंड सप्लाई बिकमिंग एग्जम्प्टेड। रूल नंबर 44 अप्लाई कीजिएगा।
जो भी इनपुट इन योर स्टॉक, इनपुट कंटेंट इन योर सेमी फिनिश गुड्स है, वो तो आप रिवर्स कर दीजिएगा। कैपिटल गुड्स का रिवर्सल याद रखिएगा, जो भी आईटीसी लिया था डिवाइडेड बाय 60 मंथ इनटू द रिमेनिंग मंथ्स कीजिएगा। याद रखिएगा यहां क्वार्टरली कैलकुलेशन नहीं होता है, मंथली कैलकुलेशन होता है। हमेशा रिवर्सल सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी का सेपरेट कैलकुलेट कीजिएगा। उसके बाद मैंने बोला है इफ टैक्स इनवॉइस ऑफ इनपुट अनअवेलेबल, तो सर आप एक काम कीजिएगा, एस्टिमेट कर लीजिएगा बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ द इवेंट। सर उसके बाद मेरे को फाइल करना है आईटीसी 03 और अमाउंट ऐड हो जाएगा मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। सर यहां कोई डिक्लेरेशन जो फाइल कर रहे हो उसका आईटीसी 03 जो फाइल कर रहे हो उसका कोई टाइम लिमिट है? कोई टाइम लिमिट नहीं है सर। सीए सर्टिफिकेट का भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फेयर मार्केट वैल्यू यूज किया था तो बाबा सीए सर्टिफिकेट, सीए जब मैं बोल रहा हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। यस सर, पॉइंट क्लियर है। 18.5 बोलता है, ज्ञान देता है, बोलता है सर रूल नंबर 40 और रूल नंबर 44 लगाइएगा। बेसिकली जब भी आप ये ट्रांसफर वगैरह, बेसिकली जब भी आप 18.1 और 18.4 में कैलकुलेशन करते हो तो रूल नंबर 40 और 44 को लगाइएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट उसके बाद बोला है सेक्शन नंबर 18.6, अगर आप सप्लाई कर रहे हो कैपिटल गुड्स, कौन से कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी जिस पे आपने आईटीसी लिया था, तो बाबा आपको टैक्स देना पड़ेगा रिड्यूस्ड क्रेडिट। बेसिकली जो भी क्रेडिट लिया था रिड्यूस 5% करेगा पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। उसके बाद मैंने बोला है प्रोवाइजो, अगर रिफैक्टरी ब्रेक्स, मोल्ड, डाई, जिग्स वगैरह बेच रहे हो व्हिच आर सोल्ड एज स्क्रैप, कोई बात नहीं बाबा, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू दे दीजिएगा। टैक्सेबल पर्सन में पे द टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड्स। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया था, सर अगर मैं फ्री सैंपल गिफ्ट वगैरह दे रहा हूं तो सर गवर्नमेंट ने बोला अगर फ्री गिफ्ट सैंपल वगैरह दे रहे हो वो सप्लाई है तो आईटीसी मिलेगा, अगर सप्लाई नहीं है तो आईटीसी ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन नंबर 17(5)(h। और मैंने आपको बोला बाय वन गेट वन के केस में क्या होगा, गवर्नमेंट ने बोला बाय वन गेट वन इज नथिंग अदर देन टू सप्लाइड एट द कॉस्ट ऑफ वन। सर यहां पे इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बोला एक सर्कुलर था रिलेटिंग टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। गवर्नमेंट ने यहां बोला इफ कॉन्ट्रैक्ट was for supply of component using mold and die of component manufacturer, किसका? component manufacturer का, और उसको मैंने सप्लाई कर दिया, मैंने दे दिया, तो it is not in the course of my business। तो सर उसमें बोला है सर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी टू बी रिवर्स बाय मी। और जब वो मेरे को मोल्ड एंड डाई यूज करके जो भी कंपोनेंट दे रहा है उस कंपोनेंट में जो मैंने उसको मोल्ड दिया है उसका अमोर्टाइज कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि सर मैं मोल्ड एंड डाई दूंगा और फिर आप मेरे को कंपोनेंट बना के दोगे, मैं मोल्ड एंड डाई दूंगा फिर आप कंपोनेंट बना के दोगे, तो जो मैं मोल्ड खरीदूंगा उसका क्रेडिट भी मेरे को मिलेगा और अमोर्टाइज कॉस्ट भी ऐड नहीं होगा। यस सर, कोई रिवर्सल भी नहीं होगा, अमोर्टाइज कॉस्ट भी ऐड नहीं होगा और मेरे को उसका आईटीसी भी मिल जाएगा मोल्ड एंड डाई का। यस सर, पॉइंट क्लियर है। यहां हमारा सेक्शन नंबर 16, 17, 18 खत्म होता है। देखिए बाबा सेक्शन नंबर 16 बोला एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन, 17 बोला अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट, 18 क्या बोला स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। यस बाबा, यहां हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्विक रिवीजन खत्म होता है।